हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये न्यू एफएफ है। हाँ, आज के बाद मैं आप लोगों के साथ एक और एफएफ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि जो मेरे इससे पहले वाला एफएफ है ना, यानी कि ऑल द ट्रबल्स ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट, उसको मैं कंटिन्यू करूँ या यहीं पे छोड़ दूँ। मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ। मैं उसको फ़नी बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है। मतलब वो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे उतना फ़नी नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ कि मैं उस एफएफ को आगे कंटिन्यू करूँ या मैं उसको यहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि ये अब मेरे दिल ने भी मुझे गवाह दे दिया है कि यार, तुम जो हो ना विजया जोशी, सिर्फ सैड स्टोरीज ही लिख सकती हो, फनी स्टोरी तुम्हारी बस की नहीं है और तुम्हारे व्यूअर्स को भी शायद वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ कि मैं इसको यहीं पे रोक दूँ या आगे कंटिन्यू करूँ। और अगर आगे कंटिन्यू मैं करूँगी तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिएगा उसके लिए, क्योंकि मैं हो सकता है कि इसी के बीच में कभी कभी एक आध पार्ट उसके डाल दूँ। मतलब दिन में 2 पार्ट में डालूँगी, तो एक उसका डालूँगी और इसका डालूँगी। और ये कंफर्म नहीं है कि उसके पार्ट जो है ना वो डेली आएंगे। उसके पार्ट हो सकता है कभी कभी आएंगे, क्योंकि जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं उसको रिकॉर्ड करते रहूँगी। तो होप आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके मैटर में मुझे सजेशन ज़रूर देंगे। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और आज के इस न्यू एफएफ को हम स्टार्ट करते हैं। इस न्यू एफएफ को मैंने नाम दिया है सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट। ब्यूरियल माउंट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है समाधि स्थल, यानी कि जहाँ पे हमारे मृत शरीर को रखा जाता है या फिर उसको दफनाया जाता है या उसको जलाया जाता है। उस जगह को जो भी नाम दिया जाता है ना, उसको उसी जगह को कहा जाता है समाधि स्थल। हम हिंदुओं में उसको शमशान बोला जाता है, तो कुछों के लिए उसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है। और शायद हमने अनटेम्प्ट में सुना भी था कि आत्माओं का कब्रिस्तान। तो सिंपली जो ब्यूरियल माउंट का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है समाधि स्थल। ठीक है, मेरी एफएफ का नाम है सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट, यानी कि आत्माओं के साथ ही समाधि स्थल पे, यानी कि अपनी अंतिम जो यात्रा है ना उसको भी आत्माओं के साथ ही, यानी कि सोलमेट्स जो है ना वो एक साथ तय कर रहे हैं। चलो, ये तो लॉजिक लगाने की बात है, लेकिन वैसे उसको प्लेस के नाम पे हम लोग उसको बोल देते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस एफएफ की राइटर भी मैं ही हूँ, मैं ही इसकी ऑथर हूँ, मैं ही इसको आप लोगों तक पहुँचाने वाली एक्सप्लेनर भी हूँ। यानी कि ये एफएफ आप लोगों को किसी और साइट पे, किसी भी अदर साइट पे रिटन फॉर्म में पढ़ने को नहीं मिल सकती है। इसलिए प्लीज़ कोई भी ये दोबारा ना बोले कि प्लीज़ इस एफएफ का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ना ही मैं आज इसको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रही हूँ और ना ही कहीं इन फ्यूचर करने वाली हूँ। स्पेशली रिटन फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज विजया जोशी इज़ ए वेरी 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 बिग लेजी पर्सन। उसको लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पढ़ना भी नहीं पसंद है वैसे तो, लेकिन हाँ, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी इन एफएफ्स को आप लोगों तक रिटन फॉर्म में नहीं पहुँचा सकती। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन करके मुझे इरिटेट मत कीजिएगा। तो चलिए, अब थोड़ा सा एफएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सस्पेंस तो सस्पेंस ही रहेंगे, वो आगे चलते चलते ही खुलेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। इस जो एफएफ में है ना, इसमें कोई भी ना ही आप लोगों को ओमेगा देखने को मिलेगा, ना ही कोई अल्फा देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग में जो विंग और वांग जी है ना, दोनों ही आपको एकदम स्ट्रेट देखने को मिलेंगे। यानी कि उन दोनों में से स्टार्टिंग में कोई भी ना ही बाइसेक्सुअल है, ना ही वो कोई होमोसेक्सुअल है। इन फ्यूचर आते आते वो लोग कन्वर्ट जरूर हो जाएंगे बाइसेक्सुअल में, लेकिन वो अभी मतलब स्ट्रेट ही हैं। और इसमें आप लोगों को विंग टॉप देखने को मिलेगा और लान वांग जी बॉटम देखने को मिलेगा। यानी कि ये स्टोरी एक शांगवान स्टोरी होने वाली है, जिसमें हमारा लान वांग जी टॉप ना होके इस बार बॉटम होगा। और मैं अभी तक विंग को बहुत ज़्यादा रुला चुकी हूँ, तो अब बारी है हमारी वांग जी की। उसको रुलाने का टाइम आ चुका है। यानी कि अभी तक इसने बहुत ज़्यादा रुला लिया हमारे विंग को, तो अब हम इसको रुलाएंगे। ठीक है ना। तो जो जो भी शांगवान के लवर्स हैं, जिनको विंग टॉप देखना पसंद है, उसके लिए ये बहुत अच्छा एफएफ होने वाला है। और जो लोग विंग को टॉप देखना और वांग जी को बॉटम देखना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग सुनते सुनते
डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोग को सुनना है या फिर छोड़ना है। और तब तक आप लोग मेरे पुराने जो एफएफ है ना उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। एफएफ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग तब से होती है जब विंग वेंस को लेके वहाँ से निकल चुका था ब्यूरल माउंट की तरफ, और वहाँ जाके वो शांति से रह रहे थे। लगभग 10 साल निकल चुके थे इस बात को, और वो लोग आराम से वहाँ पे रह रहे थे, अपनी छोटी मतलब खेती वगैरह कर के अपने जीवन को चला रहे थे। और कुछ लोग जो मतलब वैसे तो ज़्यादा बहुत जवान लोग वहाँ पे बचे नहीं थे, कुछ बुढ़े थे, कुछ बच्चे थे और औरतें ही ज़्यादा थी। तो उन्हीं के साथ विंग ब्यूरल माउंट में शिफ्ट हुआ था। और दूसरी तरफ जो बाकी सेक्ट के लोग थे ना, उनको बस यही लग रहा था कि विंग जो है ना वो कभी भी वैन रोहान की तरफ बन सकता है, क्योंकि उसके पास भी अभी यिन लोहे का टुकड़ा है। वो जानते थे कि यिन लोहे का टुकड़ा जो है ना वो विंग के पास है, और वो विंग के पास उसके चेंजिंग के रूप में है, यानी कि चेंजिंग जो है ना वो यिन लोहे की बनी हुई है। और इसी के लिए उन लोगों को डर लग रहा था कि वो कभी भी वैन रोहान की तरह बन सकता है, कभी भी उन लोगों के ऊपर वो हमला कर सकता है, कभी भी उनको अपने अंदर गुलाम बना सकता है। वो सभी लोग डर रहे थे इस बात से, स्पेशली जो छोटे सेक्ट के लोग थे ना वो डर रहे थे। बड़े सेक्ट के लोग तो एक हिसाब से देखा जाए तो विंग का सामना कर सकते थे अगर सभी एक साथ मिल जाए तो, लेकिन छोटे सेक्ट के लोग जो थे ना वो डर रहे थे इस बात से। भले ही इन 10 सालों में विंग ने कुछ भी नहीं किया था, वो शांति से अपनी लाइफ को पीसफुली उस ब्यूरल माउंट में जी रहा था, लेकिन फिर भी जो अदर सेक्ट वाले थे ना उनको पता नहीं किस बात का डर लगा था। उन लोगों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि विंग जो है ना ब्यूरल माउंट में बस अपने लिए पपेट्स तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन से ऐसे तालिस्मान बना रहा है जिनका सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। तालिस्मान का मीनिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। तालिस्मान का मीनिंग होता है ताबीज़, और डिमोनिक कल्टीवेशन का मतलब होता है राक्षसीय युद्ध नीति, जो राक्षसों के द्वारा मतलब यूज़ की जाती है ना, छल कपट ऐसी चीज़ों को बुलाया जाता है डिमोनिक कल्टीवेशन, जो कि भले विंग कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो अदर सेक्ट के लोग थे उन्हें लग रहा था कि विंग इसी कल्टीवेशन का वो यूज़ कर रहा है। काला जादू भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं। पिछले 10 सालों में विंग ने कोई भी हरकत नहीं की थी। उसने इन सारे सेक्ट से अपना एकदम नाता ही तोड़ दिया था, कोई रिश्ता ही नहीं रखा था। ना वो किसी से मिलने आता था, ना ही वो किसी से मिलने के लिए अपने उधर इजाज़त देता था। यानी कि वहाँ पे ऐसे बैरियर उसने सेट किए हुए थे ना अपने पूरे एरिया में, जितना एरिया उसके अंडर था उस एरिया में उसने ऐसे बैरियर सेट किए हुए थे कि कोई भी बड़ा कल्टीवेटर भी उनको तोड़ नहीं पा रहा था। भले ही वहाँ जाने की कोशिश सिर्फ लान वांगजी और जैन चेंग के अलावा और किसी ने नहीं की थी, लेकिन वो दोनों ही वहाँ जाने में एकदम फेल हुए थे। एक बार जब ब्यूरल माउंट में विंग पहुँच चुका था, उसके बाद से कोई भी उससे नहीं मिला था, कोई भी उससे वहाँ जाके नहीं मिला था, और ना ही विंग खुद यहाँ आया था उनसे मिलने के लिए। और वो लोग वहाँ पे अपने लिए साग सब्जी उगा के, अनाज उगा के ऐसे अपने जीवन को चला रहे थे। वो खेती करके, अनाज उगा के, सब्जियां उगा के ही अपने मतलब आमदनी का भी उनका जरिया यही बन चुका था। और जब भी उनको ज़रूरत होती थी कि इन चीज़ों को वो बेचे, बाज़ार में जाके बेचे, तो वो अपना भेस बदल के जाते थे। यानी कि जो यिलिंग की एरिया में वो जाते थे ना, वहाँ पे एकदम ऐसे ही नहीं चले जाते थे जैसे वो ब्यूरल माउंट में रहते थे, और किसी को भी ये पता नहीं लगने देते थे कि वो विंग के सेक्ट से आए हैं। यानी कि विंग ने अपना जो सेक्ट बनाया था ना, वी सेक्ट, उस सेक्ट से आए हैं, ये किसी को भी पता नहीं लगने देते थे, क्योंकि अभी भी विंग को एज ए नॉर्मल पर्सन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हर किसी के सामने विंग एक ऐसा इंसान था जो कि विद्रोही था। उसने वेंस को बचाने के लिए बाकी सभी सेक्ट्स के साथ विद्रोह किया था, इसलिए यिलिंग की एरिया भी जो थी ना वो अभी जिंक्स के पास थी। यानी कि अभी जो विंग के पास एरिया थी वो सिर्फ ब्यूरल माउंट था, और कुछ भी उसके पास नहीं था। और वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग थे जो कि ज़्यादा नहीं होंगे, यही कोई 25 से 30 होंगे, इससे ज़्यादा वो वहाँ पे नहीं थे। दूसरी तरफ लैनलिंग के जिन सेक्ट में आज सभी के सभी सेक्ट लीडर्स मिलने वाले थे, जितने भी क्लैन लीडर्स थे वो आज वही मिलने वाले थे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी विंग के खिलाफ प्लानिंग करने की, लेकिन
पता नहीं कैसे वो चीज़ें सक्सेस नहीं हुई। इसलिए आज वो फिर से करने वाले थे, फिर से उसके खिलाफ मतलब उसके अगेंस्ट जो थे ना प्लानिंग करने वाले थे कि वो ऐसा क्या करें कि विंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए, पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया जाए। इसलिए आज फिर से हर साल वो मीटिंग बैठाते बैठाते आज फिर से उन लोगों की मीटिंग होने वाली थी वहाँ पे, और लगभग सारे लोग पहुँच चुके थे। लैंड सेक्ट से थे, जिन सेक्ट से थे, जियांग सेक्ट से थे, निये सेक्ट से थे, और छोटे जितने भी सेक्ट थे ना उन सभी से वहाँ पे उन लोगों के क्लैन लीडर्स थे। लैन सेक्ट से सिर्फ जेहुजुन आए हुए थे, लान वांगजी नहीं था। और महागुरु लान वो कहीं नहीं जाते थे, वो पहले भी कहीं नहीं जाते थे, जो भी आता था उन्हें विजिट करने वहीं आता था, यानी कि गोसु के लैन सेक्ट में ही आता था, वो कहीं नहीं जाते थे। इसलिए जेहुजुन जो थे ना वो अकेले ही लैन सेक्ट से आए हुए थे। जैन सेक्ट से भी जैन चेंग आया हुआ था, निये सेक्ट से निये हेसांग आया हुआ था, और जिन सेक्ट के सभी मेंबर वहाँ पे पहले से ही थे, और छोटे कबीले भी वहाँ पे एक एक करके प्रेजेंट होते जा रहे थे। अब लगभग 1 घंटे में सारे के सारे कबीलों के लीडर्स जो थे वो वहाँ पे पहुँच चुके थे और अपना अपना स्थान भी वो ग्रहण कर चुके थे। अब वो बैठ के अपनी प्लानिंग करने लगते हैं कि वो क्या करेंगे ऐसा, और कैसे करेंगे, कैसे अपने प्लान को वो एग्जीक्यूट करेंगे, और कैसे विंग को वो धराशाह कर देंगे। प्लानिंग करते टाइम हर कोई अपने अपने एंड से हर एक सजेशंस दे रहा था, स्पेशली छोटे सेक्ट के लोग और जिन सेक्ट के लोग। अगर वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे तो लैन सेक्ट के लोग, जंग सेक्ट के लोग और निये सेक्ट के लोग तो वैसे भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, तो आज वो क्या खाकी कर देते। इसलिए वो इंसान यानी कि निये हेसंग चुपचाप जिस तरीके से पहले बैठे रहता था वो आज भी बैठा हुआ था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी भी कोई राय देनी चाहिए, उसने किसी को सजेस्ट करना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो बस ठीक है, अगर सामने वाले इंसान ने उससे बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं तो वो बोल देता था हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा, लेकिन मैं कुछ कर पाऊँगा इसकी उम्मीद मत करना। वो डायरेक्टली बोलता था। जैन सेक्ट के लोग, जैन चेंग भी विंग से ज़्यादा खुश तो नहीं था। वो भी नहीं चाहता था कि विंग जो कर रहा है वो करे। वो चाहता था कि विंग अपनी इस डिमोनिक कल्टिवेशन को छोड़ के उसके पास आ जाए, लेकिन विंग ये करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो डिमोनिक कल्टिवेशन छोड़ देता तो शायद वैंस को बचाना उसके लिए फिर पॉसिबल नहीं रहता। लैन सेक्ट के लोग जो कि सिर्फ सच्चाई और सही का रास्ता ही चूज़ करते थे, उनके हिसाब से भी विंग एकदम गलत था। इसलिए वो भी चाहते थे कि विंग सही रास्ते पे आए। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि विंग को तबाह कर दिया जाए या विंग को मार दिया जाए। लेकिन जो एक्चुअल में चाहते थे विंग को मार दिया जाए वो थे जिन सेक्ट के लोग, और वो अच्छे से सभी लोगों को मैनिपुलेट भी कर रहे थे। लगभग 4 घंटे की इस मीटिंग के बाद सब कुछ डिसाइड हो गया, सारा प्लान बन चुका था कि कैसे होगा, क्या होगा और किस तरीके से होगा। और इसी के साथ उनका ये मीटिंग जो था ना यहीं पे डिसमिस हो गया था, यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। दूसरी तरफ विंग आराम से अपनी केव में बैठा हुआ था, फिर से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो आज फिर से ऐसा तालिस्मान बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे दूर से ही पता लग सके कि कौन उसके पास आने की कोशिश कर रहा है या कोई किस इंटेंशन से उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस तालिस्मान के बनते बनते केव में अच्छा सा धमाका हो चुका था, और विंग अपने मैसी हेयर के साथ, अपने डर्टी फेस के साथ, डर्टी हैंड्स के साथ और डर्टी क्लोथ्स के साथ खांसते हुए केव से बाहर आ चुका था। वैन किंग समझ चुकी थी कि फिर से विंग ने कुछ ना कुछ कांड तो कर ही दिया है, और वो अब विंग को डांटने लगती है और बोलती है कि क्या तुम अपने एक्सपेरिमेंट कम करोगे, क्या तुम ये सब कुछ करना बंद करोगे। मुझे तो लगता है किसी दिन तुम व्यूरियल माउंट को पूरा का पूरा उड़ा दोगे, और हम सभी लोग जिनको तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो उन्हें तुम खुद ही मार डालोगे। ऐसा कहते हुए वैन किंग चुपचाप वहाँ से चले जाती है, क्योंकि वो जानती थी इससे ज़्यादा कुछ बोलने का विंग को कोई असर नहीं होने वाला है। विंग अपने पाउटी लिप्स के साथ वापस से मुड़ता है केव की तरफ और देखता है, और मन ही मन में सोचने लगता है, हाय मेरी इतनी बड़ी मेहनत ये तो बेकार चली गई, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसने और अंदर क्या क्या तबाह किया होगा। तभी पीछे से वेनिंग आता है और बोलता है, चिंता मत कीजिए मास्टर वी, मैं अंदर जाके सब कुछ साफ कर दूंगा। विंग बोलता है,
थोड़ी देर रुक जाओ, वहाँ पे सब कुछ शांत होने दो, उसके बाद ही जाके तुम कुछ भी साफ करना। ऐसा कहते हुए विंग उस साइड को जाने लगता है जहाँ पे उसने बहुत सारे लोटस उगाए हुए थे, कमल उगाए हुए थे। और वहाँ पे जाके जब भी विंग मतलब थोड़ा बहुत सैड होता था या मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो किसी चीज़ में फेल हो गया है, तो वहाँ पे जाके मतलब आराम से बैठ के वहाँ पे जाके बात किया करता था। वो यानली से तो बात नहीं कर सकता था क्योंकि यानली इस वक्त जिन सेक्ट में थी, और वो मतलब अपने मदरली जो उसको फीलिंग आती थी ना, तो यानली के साथ ही आती थी। इसलिए वो चाहता था कि वो यानली से कभी भी बात करे, जब भी वो दुख में हो या कभी उससे ज़्यादा खुशी हो रही हो, कुछ उसने गड़बड़ की हो, कोई शैतानी उसने की हो, तो वो चाहता था कि वो यानली से बात करे। इसलिए वो वहाँ तो नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ जाने का मतलब था कि वेंस को फिर से किसी न किसी तकलीफ में डाल देना। इसलिए उसने अपने मतलब उसी ब्यूरियल माउंट में ही अपने लिए एक छोटा सा तालाब बनाया था जिसमें उसने कमल उगाए हुए थे। और वो अक्सर वहाँ पे जाके वहीं पे मतलब यानली से बात किया करता था क्योंकि यानली उसके लिए लोटस सूप बनाया करती थी, और उसी यानली की उसी याद में उसने वो लोटस उगाए हुए थे। और जब भी उसको किसी से बात करनी होती थी ना, यानी कि कोई ऐसी बात जो और किसी से नहीं कर सकता था, वो जाके चुपचाप वहाँ पे बैठता था और सारी बातें बोलने लगता था। इस बार भी वो वही कर रहा था। वेंडिंग भी जाके अब केव के अंदर सब कुछ साफ करने लगा था। केव का मतलब होता है गुफा। वेंडिंग अंदर जाके देखता है तो वहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से तबाह हो चुका था, और वेंडिंग अपने मन में ही सोचता है कि इस गुफा को साफ करने में उसे कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो बाहर आता है और विंग को बताता है कि कम से कम 2 दिन लगेंगे उसको उस केव को साफ करने में। इसलिए 2 दिन के लिए उसे किसी और जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर वो सोना चाहे तो किसी और रूम में जाके उसको सोना पड़ेगा। विंग भी इस बात के लिए एग्री करता है, और वेंडिंग भी अब सफाई में लग चुका था। लगभग 2 दिन निकल चुके थे, लगभग पूरी सफाई हो चुकी थी। लेकिन विंग जैसे ही अपने केव में एंटर करने वाला होता है, वो देखता है कि उसके अंदर, यानी कि उसने जो अपने पॉकेट में तालिस्मान रखे हुए थे ना, उसमें से एक तालिस्मान में कुछ हलचल सी हुई थी। वो जैसे ही उसको बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो तालिस्मान धीरे धीरे गायब हो रहा था। इसका मतलब था कि कोई ना कोई उसके बैरियर्स जो उसने सेट किए हैं ना, एक एक करके उनको तोड़ रहा है। उसने ऐसा करते हुए 2-3 और अपने तालिस्मान को बाहर निकाला तो एक एक करके सबके सब गायब हो रहे थे। मतलब कोई तो है जो उसके बैरियर्स को तोड़ रहा है, जो उसने सेट किए हैं इस ब्यूरियल माउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक एक करके कोई ना कोई उन्हें तोड़ रहा है। वो समझ चुका था कि उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए वो वेंडिंग को इशारा करता है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को केव के अंदर बंद कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था कि जो भी उन बैरियर्स को तोड़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे हमला करने वाले हैं। और विंग अच्छे से जानता था कि हमला करने वाले कौन हो सकते हैं, इसलिए उसने सभी लोगों को केव के अंदर बंद कर दिया। क्योंकि वेंस को जो है ना रिसेंटफुल एनर्जी की आदत हो चुकी थी। विंग के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत आदत उनको हो चुकी थी उस चीज़ की। लेकिन अब जो उस जगह पे आने वाले थे ना, ब्यूरियल माउंट में जो लोग आने वाले थे, वो सभी अपने आप में प्योर सोल थे। उनको बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि वो रिसेंटफुल एनर्जी के थोड़ा भी करीब जा सके। इसलिए अगर वो लोग केव के करीब आने की कोशिश भी करेंगे, अगर वो वेंस को छूने की कोशिश भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिसेंटफुल एनर्जी का जो इम्पैक्ट है ना, उन लोगों को अपने आप में देखने को जरूर मिल जाएगा। इसलिए विंग ने जानबूझ के सभी वेंस को केव के अंदर बंद कर दिया था, ताकि अगर उनमें से कोई चाहे भी तो ना, तो भी उस केव के अंदर ना जा सके। और अब तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक विंग जिंदा है। लगभग आधा घंटा लग चुका था विंग और वेंडिंग को ये सारी चीज़ें अरेंज करने में, सभी लोगों को केव के अंदर डालने में और उसके बाहर बैरियर सेट करने में। विंग और वेंडिंग दोनों बाहर ही थे। जैसे ही विंग को आभास होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो लोग ऑलमोस्ट उसके नज़दीक आ चुके हैं, वो वेंडिंग को इशारा कर देता है। वेंडिंग अपने आप में एक ऐसा तालिस्मान यूज़ करता है जिससे वो इनविजिबल हो चुका था, और धीरे धीरे वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे आते हैं ना, तो विंग देखता है कि उन सभी में सारे के सारे सेक्ट के लोग हैं। सारे के सारे 4 बड़े सेक्ट के साथ साथ छोटे सेक्ट के लोग भी हैं। वो सभी लोग आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता,
और वो अपने आप में ही बातें करने लगते हैं कि वेंस कहाँ है, वेंस कहाँ है। कोई पूछता है कि वेंस यहाँ से जा चुके हैं, कोई सोचता है कि विंग ने उन्हें छुपा दिया है, कोई सोचने लगता है कि विंग को हमारे यहाँ आने का पहले से ही पता चल चुका था, तो कोई कहता है कैसे पता नहीं चलता, हमने उसके बैरियर्स जो तोड़े थे। ऐसा सारी की सारी जो सेना उसको वहाँ पे मारने के लिए आई थी, उसको तबाह करने के लिए आई थी ना, वो आपस में ही बातें किया जा रही थी। विंग अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाता है उन सभी की तरफ और उन सभी के सामने जाके पोलाइटली ब्रो डाउन होते हुए बोलता है, आप सभी सेक्ट लीडर्स का, सभी क्लान लीडर्स का और सभी क्लैंस के सैनिकों का मैं वीवूजान, मेरे सेक्ट वी सेक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बताइए मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे बताएंगे कि अचानक आपके यहाँ आने का कारण क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिन बैरियर्स को मैंने इस ब्यूरियल माउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था, आप में से किसने हिम्मत की उसको तोड़ने की? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ऐसा कहते हुए विंग एक एक की तरफ देख रहा था, एक एक की तरफ देख रहा था, एक एक की निगाहों में देख रहा था। हर किसी के चेहरे पे इस वक्त अलग ही भाव थे, मानो वो ऐसा उम्मीद ही नहीं कर रहे थे विंग के एंड से। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो विंग एकदम डरा हुआ होगा, एकदम सहमा हुआ होगा, और अगर वो डरा सहमा नहीं भी होगा तो उन्हें वहाँ पे देखते ही वो डायरेक्टली उन पर अटैक करेगा। यानी कि वो अपनी चेंजिंग यूज़ करेगा और रिसेंटफुल जो एनर्जी है ना आसपास, उसको बुलाने की कोशिश करेगा, आत्माओं को बुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन विंग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग एकदम काम डाउन था, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि विंग एकदम नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था उस ब्यूरियल माउंट में अगर कोई जिंदा इंसान है तो सिर्फ विंग है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। वो सभी सोच रहे थे कि आखिरकार सारे के सारे वेंस किधर गए और किधर गए विंग के बनाए हुए वो पपिट्स जो कि विंग ने इन 10 सालों में तैयार किए होंगे। क्या वो अभी विंग के एक इशारे पे हम पे हमला करेंगे? ऐसा सोच रहे थे वहाँ पे जो छोटे सेक्ट के लोग थे। लेकिन बड़े सेक्ट के जो लोग थे ना, वो अपने आप में ही प्लानिंग कर रहे थे कि चलो ठीक है, विंग अगर अकेला है तो ये और भी अच्छा मौका है उसको पूरी तरीके से तबाह करने का। अगर विंग ही नहीं रहेगा तो कौन होगा ऐसा जो वेंस की हेल्प करेगा, कौन होगा ऐसा जो वेंस को प्रोटेक्ट करेगा? ऐसा कहते हुए वो एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो इशारा करते हैं कि अब हमें हमला कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो हमला करते विंग उन्हें रोकता है। 1 मिनट, आप लोग कुछ करें इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ नोवल हांगवनजुन क्यों नहीं है? क्या आप लोग नहीं जानते कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वो कल्टीवेटर है जो कि मेरा सामना कर सकता है, और किसी से ना मैं लड़ना चाहता हूँ और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है और ना ही कोई इस लायक है कि मैं उसके साथ लड़ूं। इसलिए अगर मेरा राइवल हांगवनजुन नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए विंग फ्लाई करते हुए उस पत्थर पे जाके बैठ गया जो कि उन सभी के सामने था और काफ़ी बड़ा था। लेकिन सभी लोग विंग की इस बात को एकदम इग्नोर करते हैं और सू सेक्ट का क्लैन लीडर सुसे उन सभी को बोलता है कि वीवूजान हम लोग सभी लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोगों को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए और जो हम यहाँ पे करने आए हैं हम वो करेंगे। यानी कि हम लोगों को ज़रूरत है कि हम वीवूजान को इसी वक्त बंदी बना लें या हो सके तो इसी वक्त उसको मार डालें। ऐसा कहते हुए उसने इशारा किया सभी लोगों को और सभी लोग अपने तलवारों को बाहर निकाल चुके थे और विंग से बोलते हैं, अगर तुम्हें हिम्मत है तो नीचे आओ और हम सभी लोगों का सामना करो। आज पूरा का पूरा हम फैसला कर ही लेते हैं कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर में इतना पावर है या हम लोगों में इतना पावर है, और देख ही लेते हैं कि आज कौन जीतेगा। ऐसा कहते हुए वो लोग अपनी तलवार को ऊपर उठाने लगते हैं। विंग बोलता है, क्या बात है, सारे के सारे कम से कम 10 से 15 सेक्ट के सेक्ट लीडर्स, उनके सैनिक मुझे मारने के लिए आए हैं और बोलते हैं कि मैं देखूं कि किसमें कितना ज़्यादा पावर है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग ये अनफेयर कर रहे हैं? एक अकेले इंसान को मारने के लिए इतने लोग आखिर कैसे आ सकते हैं? कम से कम अपनी जनसंख्या तो देखिए, कम से कम आप लोग कम से कम 200 से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि एक इंसान को मारने के लिए 200 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि न्याय और फैसला। किस बात का फैसला? ये कैसा फैसला होगा, ये कैसा न्याय होगा कि मैं अकेला आप लोगों के साथ लड़ूं और आप लोगों से लड़ते वक्त मैं मारा गया तो आप लोग पावरफुल, और अगर मैं नहीं मारा गया, मैं बच गया, तो मैं डेमोनिक कल्टीवेटर? क्या बात है, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये बड़े कबीले के लोग। ऐसा कहते हुए वीवूजान अपने
चेंजिंग को अपने हाथ में ले लेता है और फ्लाई करते हुए उन सभी के बीच में आ जाता है और बोलता है चलो ठीक है, कर लेते हैं ये मुकाबला भी और देख लेते हैं कि कौन कितना पावरफुल है। ऐसा कहते हुए एक एक करके सभी लोग अपनी तलवारों को बाहर निकालते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगे थे। विंग अपनी धुन बजा रहा था और एक एक करके सबको मैनिपुलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था वहाँ पे एक नहीं न जाने कितने विंग हो और वो सभी लोग कंफ्यूज हुए जा रहे थे कि असली विंग इसमें से कौन सा है। लगभग 15 मिनट तक ये गेम चला था। किसी को भी पता नहीं चला था कि असली विंग कौन सा है, कौन असली विंग है जो चेंजिंग बजा रहा है, किसके हाथ में असली चेंजिंग है और कौन सा ऐसा विंग है जो असली है। हर कोई हर विंग के उस प्रतिबिंब को, उस छाया को, उस शैडो को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असली विंग किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। विंग लगातार वो धुन प्ले किए जा रहा था। वो लगातार एक ऐसी धुन को बजा रहा था जो कि लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। उसे मारने आए सभी के सभी कल्टीवेटर्स जो भी थे ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे विंग के इन शैडोज को देखने के बाद। अब लगभग 15 मिनट के बाद वो सभी लोग थक चुके थे क्योंकि असली वाला विंग उनके हाथ में नहीं आ रहा था और ये जो शैडोज थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एज कंपैरिजन उनके, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल थी। लगभग सभी लोग अपने घुटनों में आ चुके थे और धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहे थे और लगभग 5 मिनट के बाद सारे के सारे सैनिक सारे सेक लीडर्स और सारे के सारे जितने भी वहाँ पे कल्टीवेटर्स थे वो अनकॉन्शियस हो चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस न्यू एफएफ के यानी कि सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के इस फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वेनिंग को अचानक विंग ने कहाँ भेज दिया था और आगे क्या होगा हम आगे पार्ट्स में देखेंगे। और प्लीज़ मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मैं उस वाले एफएफ के मैटर में क्या करूँ, यानी कि ऑल द ट्रबल्स ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के उस एफएफ के मैटर में मैं क्या करूँ। और ये एफएफ आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।